So on the previous turn we discussed about tools for integrity, कि आपका डेटा जो है वो सिक्योर है, सेफ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। इसके लिए हम जो है इंटीग्रिटी का यूज करते हैं। सो हाउ टू मेक श्योर दैट इंटीग्रिटी, तो उसके लिए हमने क्या किया था कि हमारा डेटा सेफ रहे। एक तो बैकअप लिया है, वट एवर डेटा वी आर यूजिंग वी आर टेकिंग द बैकअप ऑफ द डेटा, सो दैट इन केस आवर डेटा इज करप्टेड तो हम उसको सही कर सकते हैं, उसका जो है बैकअप यूज कर सकते हैं। ओके, दूसरे आपका डेटा जो ट्रांसमिट किया जा रहा है, दैट डेटा इज करेक्ट और नॉट। फॉर दिस पर्पस वी आर यूजिंग चेकसम्स। चेकसम्स जो है वो आपके इस तरह की चीज होती है, जैसे आपके पास कोई स्ट्रिंग है, सपोज ए बी सी, ठीक है, तो आपने इससे चेकसम कैलकुलेट किया। हाउ आर वी कैलकुलेटिंग चेकसम? सपोज आपने इसकी जो है वो, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि आपने इसकी एस की वैल्यूज जो है वो काउंट कर ली। कितनी होती है? 97 प्लस 98 प्लस 99, ये सम होगा अगर आप 3 लेटर भेजें। और अगर आप ये स्कीम रखते हैं चेक सम की, कि आपको ये चेक करना है कि आपका डेटा जो है, आपने एबीसी भेजा था, उसके साथ आपने एक नंबर और सेंड कर दिया, एक और नंबर ट्रांसमिट कर दिया, जो नंबर जो है इन तीनों कैरेक्टर्स के जो एस की वैल्यू थी उनके सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज दिस इज जस्ट अ सिंपल स्कीम दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। सो इट्स सम शुड बी कितना, 916 या 300 में से 1 2 3 6 कम कर दिए, यानी 294 हो जाएगा ये। सो इफ यू आर रिसीविंग डेटा एट द रिसीवर्स एंड एंड यू आर गेटिंग द सेम नंबर, ठीक है, आपको मालूम है कि चेकसम का फंक्शन क्या है, उसमें जो नंबर आया है, इफ यू कैन वेरीफाई दिस नंबर, इफ द नंबर इज सेम, जो नंबर वहां से भेजा गया था और रिसीव होने पर भी आपका चेकसम जो है वो 94 ही आ रहा है, 294 आ रहा है, इट मींस योर डेटा इज करेक्ट, योर डेटा इज नॉट बीन करप्टेड। ठीक है, इसमें कहीं कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, इसमें कहीं कोई डेटा के साथ छेड़छाड़ आपके नहीं हुई है। सो फॉर दिस पर्पज वी आर यूजिंग चेकसम्स। लेकिन ये इतने सिंपल से एल्गोरिथम्स नहीं होते हैं चेकसम कैलकुलेट करने के लिए। देयर आर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स दैट आर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग checksums, but I'm just trying to explain what is the meaning of checksum, कि आपने ये डेटा भेजा है, ठीक है। सो इफ वी आर चेंजिंग दिस डेटा, आप इस स्मॉल ए को कैपिटल ए में कन्वर्ट अगर कर देते हैं, देन एट द रिसीवर्स एंड दिस checksum will change। अगर आप इस फाइल का checksum दोबारा से कैलकुलेट करेंगे तो ये checksum आपका जो है वो चेंज हो जाएगा। सो यू मस्ट हैव सीन व्हेन यू आर रिसीविंग सम सॉफ्टवेयर, तो उसमें आपके पास checksum का फंक्शन होता है, और वो सॉफ्टवेयर जो है पहले इंटीग्रिटी चेक करता है उस सॉफ्टवेयर की। जब आप इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन से पहले वो खुद ही सेल्फ चेक करता है कि हाँ, इसकी checksum जो है वो करेक्ट है या नहीं। सो दिस इज द रीजन वाई कंपनीज आर और जो डेवलपर्स हैं उन्होंने उसी के अंदर एक फंक्शन रख दिया जो उसका चेकसम ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर सकता है, और ये चेक कर सकता है कि आपका जो ओरिजिनल चेकसम था वो उसमें इंटैक्ट है नहीं। अगर ओरिजिनल चेकसम जो है वो मॉडिफाई हो गया, देन दैट सॉफ्टवेयर मे नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन अ पर्टिकुलर मशीन। ठीक है, वो आपकी मशीन पे हो सकता है इंस्टॉल ना हो, इस वजह से कि आपका चेकसम जो है वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। सो दिस इज द रीजन फॉर यूजिंग द चेकसम्स। चेकसम जो आपके डेटा की इंटीग्रिटी को वेरीफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। तीसरा आपके पास एक है डेटा करेक्टिंग कोड्स। यही चीज जो है वो डेटा करेक्शन के लिए भी यूज करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा या पढ़ा होगा, पैरिटी चेकर या पैरिटी जनरेटर। सुना है किसी ने? इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में Yes, sir. पैरिटी चेकर, ठीक है। तो पैरिटी चेकर क्या करता है कि आपके पास जितनी बिट्स आ रही हैं उनसे एक एक्स्ट्रा बिट जनरेट करता है, एंड दैट बिट कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई वेदर द डेटा इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, आपने जो भी पैरिटी बिट जनरेट करी थी, अगर आपके पास पैरिटी बिट जो जनरेट की थी वो 1 जनरेट की थी सपोज, और रिसीविंग एंड पे अगर वो 0 पहुंची, इसका मतलब ये हो कि आपका डेटा जो है वो करप्ट हो गया, डेटा बीच में जो है वो चेंज हुआ है। ठीक है, सो पैरिटी चेकर जो है दिस इज फॉर चेकिंग वेदर द डेटा इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है सिर्फ चेक कर सकते हैं कि आपका डेटा जो है वो
चेंज हुआ है, मॉडिफाई हो गया है, किसी ने इसको टच किया है। There are some other codes which can be used to correct the particular bit also. जैसे आपके पास पैरिटी चेकर की बात कर रहा हूं मैं। पैरिटी चेकर चेकर में क्या है कि आपके पास अगर एक बिट में करेक्शन, एक बिट जो है वो करप्ट हुई है, एक बिट चेंज हुई है, देन पैरिटी चेकर कैन चेक वेदर द बिट हैज बीन करप्टेड और नॉट। लेकिन अगर दो बिट एक साथ करप्ट हो जाए तो फिर पैरिटी चेकर आपका वहां पर फेल हो जाता है, वहां पर उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि पैरिटी जो है वो चेंज हुई है नहीं हुई है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये कुछ आपके पास कोड्स हैं, दोज आर कॉल्ड एरर डिटेक्टिंग कोड्स, and there are some codes which are used to correct the codes. Those codes are called data correcting codes or error correcting codes. Means whatever data you have sent, you can verify which bit has been changed during the transmission. ठीक है, आपके ट्रांसमिशन के दौरान कौन सी बिट आपकी चेंज हुई है, इस चीज को आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं। इफ यू हैव आइडेंटिफाइड which bit has changed, so you can simply ऑल्टर द बिट। आपको मालूम है कि हाँ फर्स्ट बिट जो है चेंज हो गई। चेंज होने का मतलब वट एवर इज द वैल्यू ऑफ द बिट, यू कैन इन्वर्ट द बिट। अगर आपकी बिट 0 है एंड यू आर श्योर दैट दिस बिट हैज चेंज, इसका मतलब क्या होगी, बिट बिट आपकी 1 होनी चाहिए थी। और इफ द बिट इज 1 एंड you have checked that this bit has changed, so you can make it 0। तो इस तरह से आप डेटा को जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। सो देयर आर सम कोड्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू करेक्ट दिस काइंड ऑफ एरर्स। दीज आर टूल्स फॉर अवेलेबिलिटी, कि आपका डेटा जो है वो अवेलेबल रहे यूजर को ऑन रिक्वेस्ट, या ऑथेंटिकेटेड जो यूजर्स हैं उनके लिए डेटा की अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए। इसके लिए जो है वो क्या आप जो है टूल्स यूज कर सकते हैं। सो देयर आर फिजिकल प्रोटेक्शंस। फिजिकल सेफगार्ड मींस टू कीप इंफॉर्मेशन अवेलेबल इवन इन द इवेंट ऑफ फिजिकल चैलेंज। It ensures sensitive information and critical information technology are housed in secure areas, यानी कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर एरिया में आप स्टोर करें। ये तो आपका फिजिकल प्रोटेक्शन हो गया कि आपका डेटा जो है वो अवेलेबल रहे। यानी आपकी कहीं ऐसा ना हो कि हार्ड ड्राइव ही चोरी हो जाए आपका डेटा, फिर अगर डेटा फिजिकली फिजिकल थेफ्ट हो जाता है कि आपका सिस्टम ही वहां से गायब हो गया। जैसे आपने देखा होगा अक्सर खबरें आती रहती हैं कि चोर जो है वो एटीएम पूरा कोशिश करी पैसे निकालने की, नहीं निकला तो पूरा एटीएम उखाड़ लिया। तो इस तरह की केसेस भी होते रहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका डेटा वेयर हाउस जहाँ था, जहाँ पर आपका सारा डेटा स्टोर है, पूरा डेटा वेयर हाउस ही जो है लोग वहां से हार्ड डिस्क या जो भी आपका सिस्टम है उसको ही वहां से गायब कर दें। सो दैट इज फिजिकल प्रोटेक्शन। तो आपको फिजिकल प्रोटेक्शन तो देना ही है। उसके साथ आपकी कंप्यूटेशनल रिडंडेंसी, यानी कि आपके पास जो डेटा है वो रिडंडेंट लोकेशंस पर रहना चाहिए, सो दैट इन केस ऑफ सम फॉल्ट और एक्सीडेंट द डेटा इज स्टिल अवेलेबल। इट इज अप्लाइड कंप्यूटेशनल रिडंडेंसी को आप कह सकते हैं, इट इज अप्लाइड एज फॉल्ट टॉलरेंस अगेंस्ट एक्सीडेंटल फॉल्ट्स। जो आपके पास कोई फॉल्ट हो रहा है, सपोज योर सिस्टम इज performing some transaction and in the mid of the transaction the system failed। so what will happen, आप जो है वो सपोज बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे थे, ऐसा आपके साथ बल्कि हुआ भी होगा अगर आपने कभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया हो कि आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं किसी रेलवे टिकट की, एंड व्हेन यू पेड तो आपके पास मैसेज आएगा कि हाँ आपके पैसे जो है वो डिडक्ट हो गए। और इसी बीच में आपका अगर कनेक्शन या इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, सो आपका टिकट जो है वो बुक नहीं हो पाता है। सो दिस इज द रीजन कि बैंक ने पैसे काट लिया आपके, वहां डिडक्ट हो गए, लेकिन ये इंफॉर्मेशन के पैसे डिडक्ट हो गए, ये रेलवे के पास तक नहीं पहुंच पाई, रेलवे की साइट तक नहीं पहुंच पाई। सो इसमें आपका एक एक्सीडेंटल जो है वो फॉल्ट हुआ और उसको जो है वो बैंक जो है करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले ये था कि बहुत जल्दी टाइम आउट हो जाता था जो पेमेंट के लिए टाइम मिलता था, लेकिन अब थोड़ा उसमें टाइम ड्यूरेशन ही बढ़ाई और ज्यादा फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम हुआ है, इतनी जल्दी जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं। बट स्टिल द एरर इज देयर कि आप अगर कभी बीच से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है,
तो आपके पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, लेकिन वहां पर बुकिंग नहीं हो पाती है। तो इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम्स आती है, नहीं वो कहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है फॉल्ट टॉलरेंट है नहीं। अब आपके पास क्या हो सकता है, बीच में आपका ट्रांजैक्शन चल रहा था एंड योर सिस्टम फेल्ड बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मे बी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो खत्म हो गई, आप लैपटॉप की जगह डेस्कटॉप पे काम कर रहे तो सिस्टम अचानक बंद हो गया, या आपके पास नेटवर्क जो है वो चला गया, आपके पास सिग्नल्स चले गए, और कोई भी रीजन हो सकता है, आपकी डिवाइस जो है शट डाउन हो गई ड्यू टू लैक ऑफ चार्ज। So for whatever reason, your system failed, so your transaction also failed. अब क्या होना चाहिए इस केस में, कि आपका जो पैसा कटा है that should be credited back to your account। तो इस चीज को कहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो फॉल्ट टॉलरेंट है, उसमें अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो वो उसको टॉलरेट कर सकता है। सो टू मेक योर सिस्टम फॉल्ट टॉलरेंट, अब ऐसा आपके सिस्टम के साथ भी हो सकता है कि आपकी हार्ड डिस्क जो है वो क्रैश कर गई, आपका सिस्टम चल रहा था, ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि ये तो मैं आपके पार्ट पर था, अगर ये बैंकिंग के पार्ट पर हो, बैंक के वेबसाइट के पार्ट पर हो, कि आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो क्रैश कर जाए, या जो मेमोरी है वो क्रैश कर जाए, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, कोई भी डिवाइस फेल हो सकती है। सो इफ एनी डिवाइस इज फेल्ड, देन व्हाट विल हैपन, and we were just talking about ourselves only. There was only one individual involved in a failed transaction, but if a bank is involved and there are millions of transactions being done on regular basis and all over India, if you see तो banking में आपके कितने millions of transaction जो है वो concurrently चलते रहते हैं। So how the bank will tolerate, तो इस चीज को कहते हैं कि आपने अपना सिस्टम जो है वो फॉल्ट टॉलरेंट बनाया हुआ, तो उसके लिए क्या करते हैं कि आपने अपना डेटा जो है वो रेप्लिकेट किया हुआ है। whatever you are writing on one disk, you are also writing that same data on another disk। आप एक डिस्क की बजाय दो डिस्क यूज कर रहे हैं और दोनों पे थोड़ा सा जो डेटा है कॉन्करेंटली लिखते जा रहे हैं। तो आपकी अगर एक डिस्क फेल हो जाती है तो स्टिल द डेटा विल बी अवेलेबल ऑन द सेकंड डिस्क, एंड दैट डिस्क कैन वर्क एज अ बैकअप डिस्क, ठीक है। तो आपका डिस्क जो है वो इस तरह से काम कर सकता है, सिस्टम में बिकम स्लो, सिस्टम हो सकता है आपका स्लो हो जाए, लेकिन स्टिल सिस्टम विल रिमेन इन फंक्शनिंग कंडीशन, ठीक है। तो ये फॉल्ट टॉलरेंस कहलाता है, और ये सिस्टम रिडंडेंसी या कंप्यूटेशनल रिडंडेंसी कहलाती है, कि आपके पास जो है वो बजाय एक प्रोसेसर होने के आपके पास चार प्रोसेसर्स हैं। इफ वन प्रोसेसर फेल्स, देन द सेकंड प्रोसेसर विल टेक ओवर, ठीक है। या सेकंड प्रोसेसर फेल होता है तो आपका थर्ड प्रोसेसर के पास जो है वो कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा, थर्ड प्रोसेसर विल स्टार्ट वर्किंग। So this is called computational redundancy. It protects computers and storage devices that serve as fallbacks in case of failure। आपका अगर कोई फेलियर हो जाता है तो आप वहां पर जाकर जो है वो बैकअप ले सकते हैं। These are types of cyber attacks। क्या क्या आपके पास जो है वो अटैक्स हो सकते हैं। तो साइबर अटैक इज बेसिकली समवन इज ट्राइंग टू स्टील योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टील करने की कोशिश कर रहा है विद मैलिशियस कोड, और कोई भी उसका जो है वो मोटिव हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज एन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क, जिसको हम साइबर अटैक कह रहे हैं। ये क्या है, दिस इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क। आपका कंप्यूटर सिस्टम है या नेटवर्क है, उसको हम जो है एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। हमसे मतलब जो साइबर अटैक कर रहा है वो पर्सन जो है उसको यूज कर रहा है। It uses malicious code to alter computer code, and how this is being done, the person or the attacker is using some malicious code, जिनको हम कहते हैं वायरस, ठीक है। आपके पास वायरस, वर्म अटैक, वायरस, वर्म्स, और इस तरह के ट्रोजन हॉर्स, ये डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू दीज काइंड ऑफ कोड्स। इनकी अलग अलग एक्टिविटी रहती है, उनके हिसाब से इनको क्लासिफाई किया गया है। तो आपके पास, आप तो एक जनरल टर्म में वायरस कहते हैं कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया, ठीक है। So the attacker may use some kind of program or code which can change your computer's data। वो आपके कंप्यूटर के डेटा को ऑल्टर कर सकता है, लॉजिक और डेटा को चेंज कर सकता है, एंड इट लीड टू साइबर क्राइम्स। और इस तरह के जो आपके क्राइम्स है वो साइबर क्राइम्स कहलाते हैं, ठीक है। इसमें आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट भी शामिल हो सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब ये है कि आप किसी वेबसाइट पे जो है लॉगिन करते हैं, तो आपके पास एक लॉगिन है, पासवर्ड है, सो दैट login and password set is your identity to log in to that particular website। If someone is able to steal your information, then that person can uh, access that particular site, ठीक है। तो आपकी आइडेंटिटी यूज करके वो पर्सन जो है वो साइट यूज कर सकता है।
और द अटैकर जो है उसको हम कह सकते हैं। वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एरा नाउ अ डे, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज कंप्यूटर एंड इंटरनेट। अब आजकल हम सभी लोग जो हैं वो कंप्यूटर इंटरनेट यूज कर रहे हैं, एंड अवर मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड digitally on the computer systems. That's why these kind of crimes are increasing day by day. आप अगर इसका ग्राफ देखें, अगर इसका डेटा देखें, आप कभी इंटरनेट पर सर्च करिए कि साइबर क्राइम्स जो है वो इंडिया में या वर्ल्ड में किस रेट से बढ़े, तो यू विल बी शॉक्ड कि हर जगह जो है वो साइबर क्राइम बहुत तेजी से इंक्रीज हुए। एक तो नंबर ऑफ आप कह सकते हैं कि जो सिस्टम्स हैं जिनको अटैक किया जाना है वो भी बहुत तेजी से बढ़े। जो कंप्यूटर सिस्टम्स है, नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स हैं या नंबर ऑफ कनेक्टेड सिस्टम्स हैं, आप मोबाइल को भी कंसीडर कर सकते हैं, तो उनकी जो नंबर्स है वो बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो करिए। सो दैट्स व्हाई दीज अटैक्स आर आल्सो इंक्रीजिंग। जस्ट होल्ड फॉर वन सेकंड। So I was telling that because of growth in number of connected systems, number of attacks have also increased। ठीक है, वो भी इसी वजह से नंबर ऑफ अटैक इंक्रीज हो रहा है कि एक तो आप ये भी कह सकते हैं कि आसान शिकार जो है वो जो अटैकर है उसका पर्पस क्या है, टू स्टील समथिंग, कुछ भी, कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए, कोई डेटा मिल जाए, कोई जो है वो मॉनेटरी गेन हो जाए, इस तरह कोई भी पर्पस हो सकता है जो अटैकर्स हैं, तो दे आर डूइंग द बेस्ट। So these attacks can be classified into two categories: web-based attack and system-based attack. जो वेब बेस्ड अटैक है अटैक्स हैं उनको हम इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दीज आर द अटैक्स विच अकर ऑन अ वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन। जो आपकी वेबसाइट है या वेब एप्लीकेशन है उसके ऊपर जो है अटैक हो रहे हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वेब बेस्ड अटैक्स आर एज फॉलोज: इंजेक्शन अटैक। इसमें आपके पास कुछ एसक्यूएल इंजेक्शन टाइप के कोड होते हैं, या कोड इंजेक्शन है, एसक्यूएल इंजेक्शन, लॉग इंजेक्शन, एक्सएमएल इंजेक्शन। ये आपके सब एक्चुअली कोड्स हैं, उनको नाम दिया गया। अगर आपने कुछ एसक्यूएल में कोड लिखा हुआ है, वी हैव इंजेक्टेड सम एसक्यूएल कोड, ठीक है, आपने एसक्यूएल कोड कुछ रन किया वेबसाइट पर, और वहां से आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वहां से मालूम हो गई। सो दीज आर कॉल्ड इंजेक्शन अटैक्स। इसमें आपके पास it is the attacks in which some data will be injected into a web application to manipulate the application and fetch the required information। आपने अपना कुछ डेटा जो है वेब एप्लीकेशन पे ऐसा उसमें इंजेक्ट किया है कि जिसकी हेल्प से आपको वेब एप्लीकेशन के बिहेवियर को कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं, या वहां से कुछ जो है वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड इंजेक्शन अटैक। यहाँ पे आप अपना डेटा इंजेक्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन। आप अगर डालेंगे तो ये आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इनके बारे में कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। छोटे छोटे से कोड होते हैं, आप देखेंगे तो मुश्किल से 4 लाइन का कोड है, 5 लाइन का कोड है, या सिंगल लाइन का भी हो सकता है, जो सिर्फ आपका एक एसक्यूएल स्टेटमेंट है। विद द हेल्प ऑफ दैट स्टेटमेंट वी आर गेटिंग सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दूसरा है डीएनएस स्पूफिंग, यानी आपका जो डीएनएस है उसको स्पूफ कर रहे हैं। स्पूफ मतलब उसको आप रेप्लिकेट कर रहे हैं, डीएनएस की कॉपी बना रहे हैं एक तरह से। as a type of computer security hack whereby your data is introduced into a DNS resolver's cache using the name server to return the incorrect IP address। और आप कर किस तरह से रहे, you are returning some incorrect IP address। बेसिकली क्या होता है, when you are um, accessing some website, ठीक है,
आपने लिखा www, ठीक है, सपोज आपने अमेजन एक्सेस किया, amazon.com या .co.in, ठीक है। तो दिस इज द नेम ऑफ वेबसाइट। अब जब आप इस वेबसाइट को डालते हैं तो जो आपका ब्राउजर है वो क्या करता है, इस नेम के करस्पॉन्डिंग जो डीएनएस, उसका काम क्या होता है, डोमेन नेमिंग सर्वर, ठीक है, ये आपका कहलाता है डोमेन नेमिंग सर्वर, ठीक है। ये आपको डोमेन जो सर्वर है उसके नाम को कन्वर्ट करेगा आईपी एड्रेस में, यानी कि यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू गेट टू दिस पर्टिकुलर एड्रेस, आप इस एड्रेस पे जाना चाह रहे हैं amazon.com पर। तो amazon.com के करस्पॉन्डिंग देयर विल बी एन आईपी एड्रेस, इसके करस्पॉन्डिंग एक आईपी एड्रेस होगा। सो आईपी एड्रेस इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डीएनएस। जो आपका डीएनएस सर्वर है, डोमेन नेमिंग सर्वर जो है, वो आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो आपने amazon.com भेजा, उस डीएनएस ने आपको एक करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस रिटर्न कर दिया। सो व्हाट इज बीइंग डन हियर, डीएनएस स्पूफिंग में क्या कर रहे हैं कि आपका जो रिक्वेस्ट है डीएनएस पे जा रही थी, उस डीएनएस को स्पूफ कर दिया, यानी कि यहाँ पर बजाय इस ओरिजिनल डीएनएस पे जाने के आपने एक डीएनएस, अपना फेक डीएनएस बना दिया है, एंड यू हैव डाइवर्टेड द ट्रैफिक टू दिस पर्टिकुलर डीएनएस। अब आप यहाँ से जो भी आईपी रिटर्न करेंगे, ब्राउजर जो है उसी आईपी को सही मानते हुए आगे बढ़ जाएगा। सो यू हैव यू मे ल्योर पीपल इनटू ट्रैप, ठीक है। जो अटैकर्स हैं उन्होंने क्या किया कि डीएनएस स्पूफिंग कर दी, यानी कि डीएनएस को रेप्लिकेट कर दिया, जो ये डीएनएस था उसको इससे रिप्लेस कर दिया फेक डीएनएस से। अब फेक डीएनएस के पास रिक्वेस्ट जारी, फेक डीएनएस जो है वो फेक आईपी, फेक नहीं बल्कि कही कि ऑल्टर्ड आईपी एड्रेस आपको रिटर्न कर रहा है, और आप उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे पहुंच गए। सो इंस्टेड ऑफ रीचिंग टू amazon.com, ठीक है, you may have reached to some other website, and the look and feel of the website may be same as amazon.com, क्योंकि ये तो जो कस्टमर है उनको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। सो यू विल ट्राई टू लॉग इन टू दैट पर्टिकुलर पेज, ठीक है। अब आप जो है गलत वेबसाइट पर पहुंच गए हैं, देखने में जो आपको अमेजन जैसी लग रही, यू आर बीइंग आस्क्ड टू लॉग इन, आपको यहाँ पे लॉग इन का बटन बना हुआ है, यू जस्ट प्रेस द लॉग इन बटन एंड स्क्रीन कम्स, यहाँ पे आपने अपना यूजर नेम डाला, आपने अपना पासवर्ड डाला और उसके बाद एंटर किया। अब जो आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं वो वेबसाइट कोई फेक वेबसाइट है, किसी दूसरे पर्सन की ऑल्टर्ड वेबसाइट है, ठीक है, वो ओरिजिनल वेबसाइट नहीं। इस वेबसाइट ने क्या किया कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड ले लिया। अब इस पर्सन को, जो इंट्रूडर था या जो हैकर है, उसको आपका यूजर नेम और पासवर्ड दोनों चीजें मालूम हो गई। दिस पर्सन मे यूज योर क्रेडेंशियल्स टू परचेज ऑन दी अमेजन। अब ये आपके क्रेडेंशियल्स को यूज करके अमेजन को अमेजन पे परचेजिंग कर सकते हैं। So this is how the DNS spoofing is working. Okay. Attackers can go on for a long period of time without being detected and can cause serious security issues. ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं क्योंकि यूजर को मालूम नहीं कि उसने क्या किया है। यूजर इज ऑलवेज टाइपिंग करेक्ट एड्रेस, ठीक है, यूजर अपना करेक्ट एड्रेस टाइप कर रहा है, और करेक्ट एड्रेस पे जाने के बाद उसने वहां पर जो है वो शॉपिंग करनी, जो भी काम करना है वहां पर कर रहा है। या बैंकिंग की साइट भी हो सकती है, ठीक है, अगर बैंक का डीएनएस जो है स्पूफ कर दिया जाए, जो जहां से डीएनएस सर्वर है आपका, सो वो भी आपको दूसरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर सकता है। सो दिस इज हाउ द डीएनएस स्पूफिंग इज causing a serious security issue. Another kind is session hijacking. It's a security attack on a user session over a protected network, ठीक है, आपका एक प्रोटेक्टेड नेटवर्क है, उसके ऊपर जो सेशन है, यूजर के सेशन, जब आप लॉग इन करते हैं तो एक सेशन आपका क्रिएट होता है, उस सेशन को बेसिकली जो है वो हाईजैक कर रहा है। वेब एप्लीकेशन क्रिएट कुकीज टू स्टोर दी स्टेट एंड यूजर सेशंस, ठीक है, जो कुकीज होते हैं, आपने कभी देखा होगा कि कुकीज जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी परमिशन चाहिए, कुकीज अपनी स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत सारी वेबसाइट्स कुकीज जो है वो स्टोर करती हैं आपके सिस्टम पर। कुकीज आर बेसिकली सम user related information stored locally on the system, so that next time you try to access the system, you can access that website very fast, ठीक है। So by stealing the cookies, an attacker can have all of your user data. तो वो क्या कर सकता है कि आपकी जो कुकीज हैं उनको स्टील कर सकता है, और स्टीलिंग योर डेटा
उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे रिलेटेड मिल जाएगी. सो दिस इज कॉल्ड सेशन हाईजैकिंग. एक आपका वेब बेस्ड अटैक में है फिशिंग. ये आपका स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज है, बट दिस इज सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट. फिशिंग कैसे करते हैं कि आप जो है कुछ उसको फिश को पकड़ने के लिए कुछ चारा डालते हैं, उसको जो है वो कांटा डालते हैं और उसमें फिर मछली जो है उसमें फंस जाती है. ठीक है, तो इसी तरह का काम जो है फिशिंग में जो हैकर्स हैं वो भी करते हैं कि आपको जो है वो एक सपोज यू आर ट्राइंग टू एक्सेस amazon.com या IRCTC या कोई भी वेबसाइट आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं. और आपने देखा अक्सर जो है वो तमाम सारे ऑफर्स के ऐड आते रहते हैं. वो आपके मेल पर, जीमेल पर, किसी मेल पर आपके कोई ऐड आया 50% ऑफ. ये देखा होगा आपने, मेल में अक्सर ऐसे ऐड आते रहते हैं कि 50% ऑफ. ये आपके एसएमएस पर आया और उसमें एक वेबसाइट दी हुई है कि amazon.com पर जो है वो आज के दिन आईफोन जो है वो सिर्फ 10,000 रुपए में मिल रहा है. 1 लाख रुपए का फोन जो है वो 10,000 में मिल रहा है. एंड दिस ऑफर इज ओनली फॉर 1 आवर और फॉर 1 डे. इस तरह के करके जो है वो मैसेज भेजते रहते हैं. अब इफ समवन इज वेरी इनोसेंट, ठीक है, और उसने देखा अच्छा ये तो बहुत ही फायदे में मिल रहा है कि 1 लाख रुपए का फोन जो है 10,000 में मिल रहा है. सो द पर्सन इज जस्ट क्लिकिंग द लिंक एंड वो आ गया उसकी जाल में. जो ट्रैप उन लोगों ने बनाया हुआ है, जो हैकर्स ने बनाया हुआ है, जैसे ही आपने उस लिंक को क्लिक किया, नाउ यू आर इन देयर कंट्रोल. ठीक है, अब आप जो है उस लिंक के जरिए जहां भी पहुंचेंगे वो वेबसाइट हैकर के कंट्रोल में है. वो आपका कोई भी डेटा आपके सिस्टम से चोरी कर सकते हैं. और आप 10,000 के चक्कर में जो है वो अपना पैसा, अपने प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है वो उनके हाथ मतलब लूज कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड फिशिंग. फिशिंग बेसिकली दे आर आस्किंग यू टू क्लिक ऑन सम वेबसाइट. ठीक है, फिशिंग ऐसे नहीं होती है कि आप जो है वो अगर कोई वेबसाइट पे क्लिक नहीं कर रहे हैं. सो ऑलवेज व्हेनेवर यू आर एक्सेसिंग वेबसाइट यू शुड ऑलवेज टाइप द लेटर्स. अगर कोई ऑफर है, मान लीजिए आपके पास मैसेज में आया कि amazon.com पर जो है वो ये ऑफर चल रहा है 50% ऑफ है आईफोन पर या किसी भी चीज पर. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द वेबसाइट यू मस्ट go to the website directly instead of using the link provided by the hacker. You should write the website. आप खुद भी टाइप कर सकते हैं. तो आप जो क्या करेंगे, amazon.com लिखेंगे अपने ब्राउजर में या अपने मोबाइल पर और उसके बाद जाएंगे, देन यू विल सी दैट देयर इज नो सच ऑफर. ठीक है, ओरिजिनल वेबसाइट पे इस तरह का कोई ऑफर अवेलेबल नहीं है. तो आप अगर लालच में जल्दी आ जाते हैं, देन यू आर वेरी prone to these kind of attacks. So you should always avoid clicking the links sent by some unknown person or even known persons. आपने देखा होगा अक्सर व्हाट्सएप पे भी आपको मैसेजेस आते रहते हैं, आपके फ्रेंड या आपके रिलेटिव जो है मैसेज भेजते रहते हैं कि आज जो है वो इस पे सेल चल रही है, आज जो है वो इतना छूट मिल रही है. सो यू शुड नेवर क्लिक ऑन दीज लिंक्स. There's another kind of attack that is called brute force attack. It is type of attack which uses a trial and error method. इसमें क्या कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर रहे हैं. ट्रायल एंड एरर में दे आर जस्ट गेसिंग सम पासवर्ड फॉर योर वेबसाइट, व्हाटएवर वेबसाइट यू आर ट्राइंग टू एक्सेस, और वहां पर जो है वो ट्राई एंड गैस करके आगे बढ़ते हैं. दिस अटैक जनरेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ गेसेस एंड वैलिडेट्स देम टू ऑब्टेन एक्चुअल डेटा लाइक यूजर पासवर्ड एंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर. पिन नंबर हो सकता है. If you have given very weak password, that's why most of the websites say you should make a password very strong. ठीक है, लेकिन स्ट्रांग में आप अगर कुछ रैंडम कैरेक्टर्स यूज करते हैं फिर आपके लिए याद रखना मुश्किल हो जाता है. तो यहाँ पर आपका दोनों चीजों में ट्रेड ऑफ आता है कि आप एक तो मुश्किल पासवर्ड बनाएंगे बट इतना मुश्किल भी ना हो कि आप भी याद ना रख सकें. सो दिस इज द ट्रेड ऑफ कि आप एटलीस्ट ऐसा पासवर्ड बनाएं जो एटलीस्ट डिक्शनरी में ना हो. ठीक है, आप जो भी पासवर्ड बना रहे हैं एक तो आपका नाम ना हो. ठीक है, पासवर्ड बनाने के लिए आपको कुछ रूल्स जो है वो इस तरह से याद रखने चाहिए कि आप अपना यूजर नेम जो है उसको पासवर्ड के तौर पे यूज ना करें, या ABCDEFG ऐसे पासवर्ड ना बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8. अक्सर लोगों को अगर कहा जाए कि 8 लेटर का पासवर्ड बनाना है तो क्या करेंगे, 1 से लेके 8 तक नंबर टाइप कर देंगे या ABCD लिख देंगे. तो इस तरह के पासवर्ड जो है वो नहीं बनाना चाहिए. एटलीस्ट जो आपकी सेंसिटिव वेबसाइट है जहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर है, सो
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते वक्त या पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर ली जा रही है, उन वेबसाइट पे आपको प्रॉपर जो है वो पासवर्ड बनाना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स अटैक। यहाँ पर जो अटैकर है वो क्या काम कर रहा है, अटैकर इज ट्राइंग टू स्टील योर इंफॉर्मेशन जस्ट बाय गेसिंग। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारे पासवर्ड ट्राई करते हैं, उन्हें मालूम है कि मोस्ट ऑफ द पासवर्ड्स बिलोंग टू द डिक्शनरी। ठीक है, कुछ ऐसे पासवर्ड हैं जो जनरली यूजर जो है वो यूज करते हैं। आप अगर अपना पासवर्ड खुद बना रहे हैं देन इट विल नॉट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। ठीक है, यू शुड ऑलवेज डिजाइन योर पासवर्ड। आप अपना रूल बना सकते हैं लेकिन ऐसा हो जो डिक्शनरी में मैच ना करे। फिर आपका अगला अटैक डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। यानी आप सपोज यू वांट टू सेंड मनी टू योर फ्रेंड। ठीक है, आप अपने फ्रेंड को मनी भेजना चाह रहे हैं या मंगाना चाह रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स से जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए चाह रहे हैं कि आपके पास जो है वो पैसा आ जाए, एंड यू आर एक्सेसिंग अ पर्टिकुलर वेबसाइट फॉर दिस पर्पस। कोई भी बैंक की वेबसाइट हो सकती है, एंड सपोज इफ दैट वेबसाइट इज अंडर अटैक। अगर वो वेबसाइट जो है किसी अटैकर ने, किसी हैकर ने उस वेबसाइट को अटैक किया हुआ, तो वो क्या काम कर सकते हैं, वो एक तरह से डिनायल ऑफ सर्विस कर सकते हैं। यानी कि इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट उसके ऊपर एक वक्त में भेज देते हैं जो बैंक का सर्वर हैंडल नहीं कर सकता। अगर वो सारी रिक्वेस्ट एक साथ हैंडल नहीं कर सकता है तो वो हैंग कर जाता है, सो योर सिस्टम विल बी हैंग्ड। अब आपका सिस्टम हैंग हो गया, वो सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। यानी कि जो जेन्युइन यूजर्स हैं दे आर डिनाइड द सर्विस। ठीक है, बैंक की सर्विस है और जो जेन्युइन यूजर है जिसने अपनी एक ही रिक्वेस्ट डाली थी उसका काम नहीं हो पा रहा है। और जो हैकर है वो अटैक पे अटैक की जा रहा है, वो बराबर जो है वो नई नई रिक्वेस्ट जो वहां से पोस्ट करता जा रहा है, एंड ऑल दीज टास्क आर ऑटोमेटिक। तो ऐसा नहीं कि वो उसको खुद मैनुअली टाइप कर रहा है, वो कंप्यूटर के जरिए बहुत सारी एक साथ अटैक करवा रहा है, बहुत सारी जो है वो वेब रिक्वेस्ट भेज रहा है। अगर रिक्वेस्ट एक साथ आ रही है तो आपका सिस्टम जो है वो फ्लड हो गया। It accomplishes this by flooding the target with traffic or sending it information that triggers a crash। ठीक है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन भेज रहा है जिससे या तो सिस्टम क्रैश कर जाए या ओवरलोड हो जाए, फ्लडिंग हो जाए। उसमें इतनी इंफॉर्मेशन उससे मांग ली कि अब सिस्टम जो है वो ओवरलोड हो गया, अब इट कैन नॉट हैंडल द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, सो इट यूजेस द सिंगल सिस्टम एंड सिंगल इंटरनेट कनेक्शन टू अटैक अ सर्वर। ठीक है, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। अब ये आपके डिनायल ऑफ सर्विस में इस तरह की कैटेगरी में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। वॉल्यूम बेस्ड, इट्स गोल इज टू सैचुरेट द बैंडविड्थ ऑफ द अटैक साइट। जो अटैक साइट है उसकी पूरी बैंडविड्थ आपने जो है वो चोक कर दी, इतने जो है उसके ऊपर आपने रिक्वेस्ट डाल दी, इतनी रिक्वेस्ट डाल दी कि वो वेबसाइट जो है वो पर सेकंड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैंडल करती थी, जितने भी जो है वो इश्यूज हैंडल करती थी, वो सब आपने उससे ज्यादा, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा जो है वो उसके ऊपर लोड डाल दिया एक तरह से। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम बेस्ड अटैक। प्रोटोकॉल अटैक, इट कंज्यूम्स एक्चुअल सर्वर रिसोर्सेज एंड इज मेजर्ड इन अ पैकेट। ठीक है, ये इसमें आप एक्चुअल सर्वर के रिसोर्सेज पे अटैक कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल अटैक। एंड थर्ड कैटेगरी इज एप्लीकेशन लेयर अटैक। इसमें क्या कर रहे हैं, इट्स गोल इज टू क्रैश द वेब सर्वर एंड इज मेजर्ड इन रिक्वेस्ट पर सेकंड। कितनी रिक्वेस्ट पर सेकंड जो हैंडल कर सकता है आपका सर्वर, उससे भी ज्यादा आपने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर अटैक। ठीक है, then is dictionary attack. This type of attack stored the list of commonly used password and validate them to get original password। इसमें ये काम कर रहा है कि डिक्शनरी को लेके बैठ के जो मेनली यूज्ड पासवर्ड है उनकी एक डिक्शनरी बना ली, एंड द पर्सन इज यूजिंग ऑल द पासवर्ड्स। कोई भी यूजर नेम लिया और उससे करस्पॉन्डिंग जो है वो सारे पासवर्ड जो है ट्राई कर रहा है वन बाई वन, वन बाई वन। ठीक है, अगर कोई मैच कर जाता है तो उसको मालूम पड़ जाए कि हाँ ये यूजर नेम है और ये पासवर्ड है, सो दिस इज कॉल्ड अ डिक्शनरी अटैक। URL interpretation, इट्स अ टाइप ऑफ अटैक वेयर वी कैन चेंज द सर्टेन पार्ट्स ऑफ अ यूआरएल। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यूआरएल के कुछ पार्ट आपने चेंज कर दिए, एंड वन कैन मेक अ वेब सर्वर टू डिलीवर वेब पेजेस टू विच द ही इज नॉट ऑथराइज्ड टू ब्राउज। और ऐसे आप जो है वो लोकेशन में पहुंच गए वेब यूआरएल इंटरप्रिटेशन के जरिए जो यूजर के लिए, अनऑथराइज्ड यूजर के लिए नहीं बना हुआ। फॉर एग्जांपल आप जो है वो किसी सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जीमेल का ही सर्वर आप यूज कर रहे हैं, वहां पर आपने कुछ ऐसा यूआरएल के साथ एक्स्ट्रा कोड डाल दिया जिसकी वजह से वो कोड आपका, आपको ऑथराइज समझते हुए उस
वेबसाइट तक या उस पेज तक ले गए जहां पर सपोज यूजर के पासवर्ड स्टोर है, ठीक है। सो यू आर नॉट सपोज टू विजिट दैट पर्टिकुलर पेज। तो दिस काइंड ऑफ अटैक आर कॉल्ड यूआरएल इंटरप्रिटेशन। File inclusion attacks. It's a type of attack that allows an attacker to access unauthorized or essential files which is available on the server, or to execute malicious files on the web server by making use of include functionality. ये भी अलग टाइप का अटैक है। यहाँ पर आप जो है कुछ फाइल को यूज करते हुए उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर आपकी और दूसरी कॉन्फिडेंशियल स्टोर इंफॉर्मेशन जो है स्टोर है, वहां पर आप यू आर नॉट सपोज टू गो देयर, ठीक है। आप वहां पर पहुंचने के लिए ऑथराइज नहीं है, बट स्टिल यू आर एबल टू रीच दैट पर्टिकुलर प्लेस और दैट पर्टिकुलर पाथ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप जो है वो वही काम कर रहे हैं जो यूआरएल इंटरप्रिटेशन में था, उसी तरह का अटैक ये भी है, लेकिन यहाँ पर आप एक फाइल यूज कर रहे हैं। ठीक है। 10th is man in the middle. It's a type of attack that allows an attacker to intercept the connection between client and the server. यहाँ पे क्या काम कर रहा है अटैकर जो है वो क्लाइंट और सर्वर के बीच में ही कहीं पर बैठा हुआ है और इंटरसेप्ट कर रहा है आपका ट्रैफिक, ठीक है। एंड एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन देम, ठीक है। ड्यू टू दिस एन अटैकर विल बी एबल टू रीड, इंसर्ट एंड मॉडिफाई द डेटा इन द इंटरसेप्टेड कनेक्शन, ठीक है। वो आपके यानी आपने रिक्वेस्ट भेजी, द attacker or the hacker which is sitting in between client and server, क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई, उसने बीच से इंटरसेप्ट किया, एंड इंटरसेप्टेड रिक्वेस्ट में उसने देखा अच्छा आपने जो है बैंक से 10,000 रुपए निकाले, उसने बीच में एक जीरो और इंसर्ट किया, अब जो है वो 1 लाख हो गए और इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे बढ़ा दी, तो अब आपके अकाउंट से बजाय 10,000 के 1 लाख जो है वो वहां से डिडक्ट हो गए। So this kind of attack is called man in the middle attack. Okay. So I'm stopping here, and it is end of our today's class. You please write your roll numbers in the attendance and then disconnect. Okay. Sir, you will take quiz after Holi in vacations or before? मैं इसी हफ्ते में लेने वाला हूँ क्विज, So on. पढ़ लिए, ठीक है। और अपनी अटेंडेंस सभी लोग मार्क कर दें। Okay, sir.